नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है आईएनडीआई ने एक तरह से देश में आपातकाल लगा दिया है। वो देश में आपातकाल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता पे आपातकाल लगा दिया आईएनडीआई ने। देश के 14 बड़े पत्रकारों के शो में अपने प्रवक्ताओं को जाने से मना कर दिया और यह खुले तौर पर उन्होंने अनाउंसमेंट किया, लेटर लिखकर मीडिया में डाला और सबको सूचित किया पब्लिक डोमेन में। यह एक बहुत बड़ा हमला है पत्रकारिता पर, पत्रकारों पर, और यह उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन शायद उनको यह नहीं पता है कि 140 करोड़ देश की जनता आज भी मीडिया पे ही भरोसा करती है, नेताओं पे भरोसा नहीं करती है, क्योंकि उसको पता है कि लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ जो है वही उनकी आवाज़ है, वही उनकी ताकत है। आज इसी पे चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिवानी सक्सेना हैं। इनका परिचय मैं आपको बता दूं कि करीब 2004 से लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और देश के बड़े चैनल इंडिया टीवी में इन्होंने काम किया है और देश के बड़े पत्रकार रजत शर्मा के साथ उनके शो आपकी अदालत को भी इन्होंने बड़े करीब से देखा है, समझा है और राजनीतिक विश्लेषण करती हैं। इनका राजनीतिक स्तर पर भी इनकी पकड़ बहुत अच्छी है, इनकी समझ बहुत अच्छी है। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यह पत्रकारिता पर कितना बड़ा हमला है। क्या लगता है आपको कि ये पत्रकारिता पर कितना बड़ा हमला किया अभी मुख्य विपक्षी पार्टी ने? चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे समय में पत्रकारों को बैन करना कितना उचित मानती हैं आप? ये इस तरीके से है, अगर इंडिया ने उनको बैन किया है कुछ पत्रकारों को, तो ये एक तरीके से अपनी स्वतंत्रता का हनन किया है, क्योंकि अभी इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का, अपनी जो इनकी जो नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंचाने का। लेकिन इस तरीके से पत्रकारों को बैन करके उसने खुद को ही सवालों के घेरे में डाल दिया है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अगर ये 44 सीट भी लेके आएगी पार्टी, तो अब इसकी उम्मीद लग रही है कि ये 4 पर ही सिमटेगी, क्योंकि पत्रकारों की स्वतंत्रता पे जो बैन लगाया है ये कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत बड़ा झटका देगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये बहुत ही गलत हुआ है। अगर इनको पत्रकारों को बैन करना ही था तो हम कहेंगे अजीत अंजुम, साक्षी जोशी और ऐसे कई पत्रकार हैं, उन्हें भी बैन करना चाहिए था। इन्हें पूरे मीडिया जगत को बैन करना चाहिए था। स्पेसिफिकली नाम देकर इन्होंने जो पत्रकारों को बैन किया है, ये इनकी मानसिकता और इनके काम करने के तरीके को बता रहा है। नहीं शिवानी, मैं तो कह रहा हूँ कि पत्रकारिता पे यह आपातकाल है, इमरजेंसी है। इमरजेंसी तो है ही, एग्जैक्टली इमरजेंसी तो है ही, क्योंकि पत्रकारों की आज तक कभी ये हुआ नहीं। ये अभी तक के इतिहास में अगर हम उठा के देखें तो कभी इस तरीके से पत्रकारों की स्वतंत्रता पर सवाल नहीं उठाया गया। उन्हें बात रखने का, उनके सवाल पूछने का उन्हें हर जगह अधिकार दिया गया है। तो इस अधिकार से कुछ एक पत्रकारों को उन्होंने वंचित क्यों रखा है, ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि अब जनता के बीच आ गई है। और अब जनता भी इस बात को समझने की सोचेगी इस पे कि इन्होंने ये कर कर कोई खास अच्छा कदम नहीं उठाया है। और अगर हम दूसरे तरीके से नज़रिए से देखें तो अगर इन्हें पत्रकारों को बैन करना ही था तो इन्हें पूरे मीडिया जगत को बैन करना चाहिए था। इन्होंने स्पेसिफिकली नाम देकर ये जाहिर कर दिया है कि ये जो पत्रकार हैं ये इन पर हार्ड हिटिंग सवाल कर सकते हैं, इनके बारे में कुछ ऐसे खुलासे भी कर सकते हैं, इनकी नीतियों पर इन्हें पूरी तरीके से जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी सुशांत सिन्हा ने अरविंद केजरीवाल को लेकर, उनके शीश महल को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया था, तो लिहाजा मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। मेरा आपसे स्पेसिफिक सवाल है, रजत शर्मा के शो आपकी अदालत को आपने बहुत करीब से देखा और ये कहा जाता है कि वो ऐसा कटघरा है जहां हर राजनीतिक दल का नेता आया और बेबाकी से उन्होंने सवाल पूछा और बेबाकी से उस राजनेता ने जवाब भी दिया। तीखे सवाल भी प्रहार किए गए और तीखे जवाब भी उन्हें मिले। आपने बहुत करीब से देखा, आप क्या कहेंगे? देखिए, रजत शर्मा की जहाँ तक हम बात करें तो रजत शर्मा और मीडिया जगत ये दोनों ही अलग अलग चल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अगर हम पूरे मीडिया जगत को रख दें और एक तरफ हम रजत शर्मा को रख दें, क्योंकि उन्होंने अपना वो दमखम, वो नाम इस इंडस्ट्री में कमाया है कि उनको तो कोई छू ही नहीं सकता। उन्होंने हर एक बड़े नेता को, चाहे वो कांग्रेस नेता हो, चाहे वो बीजेपी नेता हो या कोई भी पार्टी के XYZ नेता हो, उन्होंने हर एक के साथ आपकी अदालत में ऐसे ऐसे सवाल किए हैं, इतने तीखे सवाल किए हैं जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। डायरेक्टली पत्रकार नहीं पूछते, लेकिन उतनी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए इंडिपेंडेंटली उन्होंने इस तरीके से सवाल किए हैं। तो रजत शर्मा जी का तो जो स्तर है वो दूसरा है। लेकिन जो ये पत्रकारों को इन्होंने बैन किया है, जैसे सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा और नविका, ये सब जितने भी पत्रकार हैं,
इनके सवाल इंडिया को इसलिए खटकते हैं क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं शायद ये लगता है कि ये लोग इनके खिलाफ बात करते हैं, इनकी सरकार के अगेंस्ट बात करते हैं। हालांकि अगर हम पूरे इनके सारी बातचीत को देखें या इनके डिबेट्स को देखें तो एज ए व्यूअर, एज ए ऑडियंस, मुझे ये कहीं से भी नहीं लगता है कि ये पक्षपाती पत्रकारिता करते हैं। लेकिन और दूसरी बात मैं यहाँ कहूँगी कि जिस तरीके से ये अजीत अंजुम, साक्षी जोशी और विनोद कापड़ी और बहुत सारे ऐसे नामी पत्रकार रहे हैं इंडस्ट्री में जो अब न्यूज़ चैनल्स पर नहीं दिखाई देते, अब ये रेवेन्यू पत्रकार हो गए। चलिए मैं अपने दर्शकों को, मैं एक मिनट रुका, मैं दर्शकों को बता दूँ कि साक्षी जोशी, जिसको आप लोग सुनते देखते हैं, वो इनके साथ सहयोगी रही हैं, इनके साथ काम किया है। जो अब उनकी विचारधारा सामने आ रही है और जो जिस समय आप उनके साथ काम करती थी, आपको क्या लगता है कि क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक एजेंडा चला रहे हैं ये लोग? देखिए, साक्षी जोशी के साथ हमारा जो एज ए कलीग एक वर्क कल्चर था, हम लोग एज ए फ्रेंड्स थे, हमारे दोस्ती थी, लेकिन हमारी जो विचारधारा है वो कभी मिलती नहीं। और सही है, ठीक है, आपकी कोई एक विचारधारा को आप फॉलो करते हैं, हम किसी एक विचारधारा को फॉलो करते हैं, लेकिन मतलब आप कहना ये चाहती है कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय विचारधारा कांग्रेस की थी उनकी। लेकिन हाँ, देखिए होता क्या है कि जब आप पत्रकारिता में हैं, आप ऐसे प्रोफेशन में हैं, तो आपको निष्पक्ष रहना ये आपका दायित्व बनता है, ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली जिम्मेदारी है। आप अगर पक्षपाती पत्रकारिता कर रहे हैं तो उसे तो यही आरोप तो इंडिया लगा रही है पत्रकारों पर। पत्रकारिता नहीं है, ये रेवेन्यू पत्रकारिता कहूंगी, जिसे मैं कहूंगी रेवेन्यू पत्रकारिता, क्योंकि ये लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस डालते हैं और आप इनके यूट्यूब चैनल को खंगाल लीजिए, इनके चैनल पर या इनके वीडियोस में कहीं भी मोदी सरकार की कोई भी अच्छी नीतियों का बखान नहीं किया जाता, एक्सेप्ट सिर्फ इसी चीज़ को उनके वीडियोस में किया जाता है जहां ये मोदी की जो नीतियां हैं उनको लेकर बुराई करते हैं या उनके खिलाफ बात करते हैं। हम मानते हैं कि मोदी सरकार में भी कुछ कमियां रही हैं या कुछ ऐसे लूप होल्स हो जाते हैं, वो तो हर सरकार में होती है, कांग्रेस सरकार में भी थी, होती है, वो हर चीज में होती है, हर जगह होती है। लेकिन अगर आप पत्रकार हैं तो आप अगर सरकार को गड़िया सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, तो सरकार की उन नीतियों को भी लोगों तक पहुंचाना यह आपका दायित्व बनता है कि आप उन तक पहुंचाएं और उन्हें दिखाएं कि ये सरकार क्या क्या काम कर रही है, इसने क्या क्या काम किए हैं। अभी G20 समिट को ले लीजिए, इसको लेकर पूरे देश में क्या पूरे विश्व में मोदी सरकार का एक तरीके से डंका बज रहा है, सारे लोग तारीफ कर रहे हैं। इवन शाहरुख खान ने भी ट्वीट करके उनकी तारीफ की है। और ये कहीं ना कहीं, और शाहरुख खान जो है वर्ल्ड वाइडली एक इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इतने बड़े स्टार हैं कि वो माना जाता है कि वो विश्व में दूसरे नंबर के एक्टर हैं जो कि सबसे अमीर एक्टर माने जाते हैं। और उन्होंने जब मोदी की इस तरीके से ट्वीट करके तारीफ की तो ये कहीं ना कहीं लोगों को ये जाहिर करता है। और शाहरुख की अगर हम, जहां तक मैं आपको बता दूं थोड़ा सा एक डिटेल में, कि शाहरुख का जो पॉलिटिकल जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमेशा लोग फॉलो करते हैं। शाहरुख जो है बहुत समझदार इंसान है, वो बहुत ऐसे पॉलिटिकल मुद्दों पर कभी कभी बात करते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनकी बात जनता सुनती है, उनकी बात में दम होता है। वहीं ये जो पत्रकार जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन्हें इन्होंने बैन किया है इंडिया ने, अगर आप इनकी पत्रकारिता देखिए तो ठीक है, ये नीतियां बता रहे हैं, तो ये वो पत्रकार हो गए ना जो सरकार की नीतियों का, अच्छी नीतियों का बखान कर रहे हैं। लेकिन उधर जो पत्रकार सरकार की उन नीतियों के बारे में या उन बातों के बारे में बखान कर रहे हैं जो नेगेटिव पढ़ रही हैं, सिर्फ उन पत्रकारों को इंडिया ने क्यों अपने डिबेट्स में, मतलब उनको क्यों नहीं बैन किया? मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि अगर इंडिया को बैन करना ही है तो आप पूरे मीडिया जगत को बैन कीजिए, उसके बाद आप इम्पैक्ट देख लीजिए। अगर उसके बाद इनको मुखी ना खानी पड़े तब कहिए, क्योंकि ये जो पत्रकार इन्होंने बैन किए हैं, ये स्पेसिफिकली नाम देकर बैन किए हैं, इनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, इनके अपने लोग हैं, इनको फॉलो करने वाले लोग कहीं ना कहीं इंडिया की ये सोची समझी रणनीति है, इनका एक विचार है। क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई राष्ट्रीय पार्टियां, जिनकी राष्ट्रीय समिति ने इस तरह से पेपर जारी कर उन पत्रकारों के नाम लिखे हैं और वहाँ पे अपने प्रवक्ताओं को भेजने से मना किया है। क्योंकि हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि चूँकि मैं भी इंडिया टीवी में था और उस समय हम लोग इंडिया टीवी में कार्यरत थे जिस समय कांग्रेस की सरकार थी। क्या आपको उन कार्यकाल के दौरान कभी आपको लगा कि आपके ऊपर कोई दबाव बना हो कि आपको इसकी खबर दिखानी है, उसकी खबर नहीं दिखानी? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं बनता, ये सिर्फ अपनी अपनी विचारधाराओं के, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम दोनों अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। चैनल्स होते हैं, न्यूज चैनल्स, वो कभी भी उनका सबसे पहला यही दायित्व होता है कि वो कोई भी न्यूज उस तरीके से ना दिखाएं जिसमें कोई एक पार्टी विशेष नेगेटिव नजर आए। वो सिर्फ आपको सच दिखाते हैं।
लेकिन जहाँ तक बात है आज के ज़माने की, तो जो ये पत्रकार सोशल मीडिया पर आए हैं, इन्होंने केवल रेवेन्यू कमाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं जो कि कहीं ना कहीं समाज में एक तरीके से ना नेगेटिविटी का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हिंदू मुसलमान भी ये जो हो रहा है समाज में, कहीं ना कहीं ये ऐसे पत्रकारों के ऐसे वीडियोस ही इनके जिम्मेदार हैं। आप किसी स्पेसिफिकली किसी एक को नहीं आप टारगेट कर सकते। आप इन पत्रकारों की ज़रा वीडियोज़ को खंगालिए। ये स्पेसिफिकली सुधीर चौधरी का नाम लेकर अपने वीडियोस पे पैसा कमाते हैं, ये स्पेसिफिकली सुशांत सिंह सिन्हा का नाम लेकर अपने वीडियोस पर पैसे कमाते हैं। तो क्यों, अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि जनता तक सच पहुंचे, तो सच को दिखाइए ना, सच दिखाइए। अपनी बातों से, अपनी विचारधारा को एक तरीके से वीडियो में आप इनबिल्ड करके उसको जनता तक पहुंचा रहे हैं, तो ये रेवेन्यू कमाना ही तो हुआ, इससे आप पैसा कमाना चाहते हैं। बिल्कुल, और ये देश के विकास के लिए नहीं, यह देश को बर्बाद करने के लिए एक कदम है। पत्रकार का काम होता है सच को दिखाना, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है, बाकी आप चीजें भूल जाइए। और रही बात आपके पत्रकारिता, असली पत्रकार होने पे, तो पत्रकार का ये धर्म होता है, ये फर्ज होता है कि वो सामने वाले जिसका वो इंटरव्यू ले रहा है, जिसकी वो बात रख रहा है, उसकी पूरी बात को बताए। अच्छा, ना कि तोड़ मरोड़ के। अच्छा सोनी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। ये बार बार आरोप लगता है, विपक्ष आरोप लगाता है कि इनके ऑडियो को डिबेट में म्यूट कर दिया जाता है। आपने भी कई लाइव शोज किए हैं, देखा है आपने कि जब आपस में पार्टियां लड़ती हैं, नेता लड़ते हैं, तो दर्शकों तक सही आवाज़ जाए, सही बात जाए, इसके लिए म्यूट किया जाता है, ताकि लड़ने के दौरान की आवाज़ जनता को समझ में नहीं आता है, वो समय बर्बाद होता है और वो बात जनता के पास जा नहीं पाती, और जो शो करने का मतलब है वो अधूरा रह जाता है। क्या कहेंगे आप इस जब आप देखिए, अगर मैं टीवी डिबेट की बात करते हैं हम, तो टीवी डिबेट में जब दो प्रवक्ता बैठे होते हैं पार्टी विशेष के, बात कर लेते हैं दो मेन पार्टीज की, कांग्रेस और जैसे बीजेपी, तो अगर इनके प्रवक्ता डिबेट में बैठ रहे हैं, माफ कीजिए, तो डिबेट में आप अपनी बात रखिए, सामने वाला अपनी बात रखता है, आप स्टैट्स पर बात करते हैं, सामने वाला स्टैट्स पर बात करता है। तो जब आपके पास स्टैट्स हैं ही नहीं, आप सिर्फ शोर मचाकर या किसी पार्टी को गड़ियाकर सिर्फ आगे अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वहां आपको एंकर या चैनल क्यों दिखाएगा? जहां स्टैट्स की बात हो रही है, जहां सच की बात हो रही है, आप उतना तो बोलिए ना। आप प्रवक्ता हैं, आप अपनी पार्टी का पक्ष लीजिए, आप अपनी पार्टी की वो बातें बताइए जो आपकी पार्टी ने की हैं। आप वो बातें तो बता नहीं पाते, आप अपनी पार्टी की अच्छी नीतियां, अच्छी बातें बता नहीं पाते, क्योंकि वो है ही नहीं। आप मुझे बताइए, आज की डेट में मोदी के, मैं एक तरफ मैं एज ए व्यूअर बात कर रही हूँ, एज ए जनता बात कर रही हूँ, आप लोग भी ये सुन रहे हैं, तो आप लोग जरा मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं ये जरूर बताइएगा। देखिए, मोदी जो हैं इस देश के वो प्रधानमंत्री हैं, जो स्तर उन्होंने हासिल किया है वो आज तक इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने हासिल नहीं किया है, अगर हम विश्व स्तरीय तौर पर देखें तो। क्यों? क्योंकि मोदी ने, चलिए हम मानते हैं कुछ नीतियां रही हैं, कहीं बेरोजगारी का मुद्दा आप उठाते हैं, महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, तो बेरोजगारी हर सरकार में रही है, महंगाई हर सरकार में रही है, ये कहीं ना कहीं आंतरिक मामले हैं देश के, जिन पर आपको बात करनी चाहिए। लेकिन विश्व स्तरीय तौर पर अगर मोदी की तारीफ हो रही है तो इसे भी तो आपको मानना चाहिए ना। और दूसरी बात ये कि अगर आप देख रहे हैं पूरा सिनेरियो अब लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो आप इंडिया के जितने भी लोग हैं ये सब एक हो गए, सब जानते हैं ये लोग एक दूसरे में इनकी खटकी रहती है हमेशा, लेकिन क्योंकि इन्हें मोदी को डिफीट देना है इसलिए ये लोग एक साथ आ गए। क्यों? ऐसा क्यों? आपको खुद की एबिलिटीज़ पर भरोसा नहीं है क्या? ममता को अपने खुद के अकेले एबिलिटीज़ पर भरोसा नहीं है? क्यों उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया जबकि वो एंटी इनके संग रहा है इनका? क्यों? ये सब सवाल जो है जनता के बीच आ रहे हैं ना, जनता इन सब सवालों को सुन रही है, जान रही है कि ये जो पार्टियां सब एक हुई हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के एंटी रही हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें मोदी को हराना है साफ तौर पर, इसलिए ये लोग एक हो गए। अब लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी बात ये देखने वाली होने वाली है आने वाले दिनों में, बिल्कुल, कि मोदी जो हैं, मोदी को लोग वोट क्यों ना दें। चलो आप हमें बताइए, मोदी को लोग वोट क्यों ना दें? मोदी के अगेंस्ट जो पार्टियां खड़ी हुई हैं, क्या उनमें से कोई भी एक चेहरा है जिसे, मैं आपसे पूछती हूँ, आप हमारे व्यूअर्स हैं, आप हमारी जनता हैं, आप इस पर बता दीजिए, मोदी के अगेंस्ट जो भी लोग ये खड़े हुए हैं, ममता, राहुल, लालू यादव और जितने भी और दूसरी पार्टीज इसमें शामिल हुई हैं, क्या उनमें से कोई भी एक नेता ऐसा है जो मोदी के कद के बराबर आ सके? जो मोदी ने हासिल करवाया है देश को, जिस तरीके से मोदी ने अपने प्रधानमंत्री पद का इस्तेमाल किया है अच्छे तौर पर, क्या ये लोग में से कोई कर सकता है?
आप इस बात को बिल्कुल निष्पक्ष और बिल्कुल क्लियर बताइएगा एज ए जनता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोदी के खिलाफ आप खड़े तो हुए हैं, लेकिन क्या मोदी को आप डिफीट कर पाएंगे? चलिए विधानसभा चुनाव हो जाते हैं, अलग मुद्दा हो जाता है। विधानसभा चुनाव होते हैं, वो राज्य स्तर पर होते हैं, राज्य सरकार होती है, तो जो सरकार राज्य के लिए अच्छा काम करती है आप उसे वोट दे देते हैं। लेकिन जब बात आती है देश के प्रतिनिधित्व की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो ये लोग खड़े हैं, क्या इनमें से एक भी नेता ऐसा कद्दावर नेता है जो मोदी के कद से कद मिला सके? बिल्कुल भी नहीं, वो कोई भी नहीं है। अगर लोकसभा चुनाव की बात होगी तो जनता स्पेसिफिकली मोदी पर ही आके रुकेगी, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। आप राहुल को वोट नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि राहुल ने क्या काम किया है आपके देश के? मोदी के खिलाफ बोलने के अलावा राहुल ने किया क्या है? देखिए बड़ा सवाल उठ रहा है कि मोदी के खिलाफ बोलने के अलावा, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा मोदी के खिलाफ के बुराई करने के अलावा राहुल ने कोई काम नहीं किया है। सवाल इसका भी है कि जब एंकर इनसे सनातन धर्म से रिलेटेड सवाल पूछता है, जहां देश की 80% जनता हिंदू है, जब उसके बारे में सवाल पूछा जाता है तो ये INDI जो गठबंधन है उन पत्रकारों के यहाँ अपने प्रवक्ताओं को भेजने से बैन कर देती है। क्यों? यह इनकी मानसिकता है। ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्यों। अगर अब सवाल यह है कि जब बड़े पत्रकार इनका खुलासा करते हैं, इनके गठबंधन के पार्टियों, जैसे सुशांत सिन्हा ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल का खुलासा किया, उसके बाद से सुशांत सिन्हा इनके टारगेट पे आ गए। इन्होंने लिस्ट बनाई उन पत्रकारों की और उस पर उसको बैन कर दिया। ये उनको गोदी मीडिया कहते हैं। ये गोदी मीडिया नाम किसने दिया? ये गोदी मीडिया नाम उन्होंने दिया जो यूट्यूबर्स हैं, सो कॉल्ड रवीश कुमार, सो कॉल्ड अजीत अंजुम, ये जो यूट्यूबर जो लोगों में नफरत फैला रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं शिवानी एक बात बता दूं आपको कि जब राकेश सिन्हा बीजेपी की तरफ से NDTV पे बहस करने के लिए जाते थे तो यही रवीश कुमार हैं, वो उनको बोलने नहीं देते थे। बहुत बाद में आके बीजेपी ने उनको जाने से रोका। आप रवीश कुमार के पुराने वीडियोस उठा के देखिए, आप इनके डिबेट्स में देखिए, तो इनके डिबेट्स में ये एक पार्टी विशेष की विचारधारा फॉलो करते हुए उनके फेवर में बात करते हैं, और मोदी सरकार को गड़ियाने के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि इन्हें रेवेन्यू कमाना है, इन्हें पैसा कमाना है। सीधी सी बात यही है। मोदी को मोदी के खिलाफ हम मानते हैं, बोलते हैं, ठीक है लोग, और मोदी के खिलाफ कौन लोग बोलते हैं? आप ये देखिए कि ये लोग इनके वीडियोस में हिंदू मुसलमान आपको थम्स मिल जाएंगे, थंबनेल्स, इतने इनके टाइटल्स होंगे, भर के पड़े हैं। तो ये जो टाइटल्स हैं ये किस लिए हैं? हिंदू मुसलमान। हमारे देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, ये सब धर्मों को एक साथ जोड़कर चला जा रहा है, सालों से चला जा रहा है। आप सोचिए कि जिस पार्टी का जो सहयोगी है वो सनातन पे हमला करता है, वो कहता है कि सनातन कोरोना बीमारी है। देखिए आप ये देखिए ना, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, तो वो हिंदू उनके रग रग में बसा है, सनातन उनके रग रग में बसा है, तो वो इस बात को कैसे नकार सकते हैं? अगर वो असली हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोदी किसी मुसलमान समुदाय या ईसाई समुदाय या सिख समुदाय के खिलाफ बोल रहे हैं। वो इन्हें लेकर, वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास चल रहे हैं। और आप देखिए ना, हमारे देश की राष्ट्रपति जो हैं मुर्मू, उनको देखिए आप, वो ये मोदी सरकार में ही हुआ है कि किसी दलित और आदिवासी महिला को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बातें हैं। इन बातों को भी आप जाहिर कीजिए, दुनिया के सामने लाइए, ना कि सिर्फ कि मुसलमानों का साथ नहीं देती मोदी सरकार और मुसलमानों के लिए ये किया वो किया, और जो हरियाणा में होता है, ये सब हिंदू मुसलमानी करके क्या मिलने वाला है? ये सिर्फ देश को तोड़ने वाली बातें हैं। देश को साथ लेकर चलना है। अगर हिंदू 80% जनता देश की हिंदू है, तो हिंदू धर्म को लेकर चलने में क्या बुराई है? और सवाल ये है कि इसी हिंदू धर्म पे आज तक ये लोग राजनीति करते आए हैं। कभी राम मंदिर को बनने नहीं दिया, कभी आस्था पे सवाल उठाए गए, कभी आस्था पे चोट किया गया, कभी हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी आम जनता तक इन लोगों ने पहुंचने नहीं दी। बिल्कुल नहीं पहुंचने दी, जो कि पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और अगर कुछ पत्रकार ये बातें देश तक पहुंचा रहे हैं, देश को उन बातों से तो ये इनको खराब लग रहा है। तो ये इसमें खराबी क्या है? अगर देश ये जानना चाहता है कि भाई हमारे देश का क्या इतिहास है, क्या हमारे देश का सनातनी महत्व क्या है, अगर ये बातें लोगों तक पहुंच रही हैं तो ये अच्छी बात है। इसमें नेगेटिव कहाँ है? अब ये नए संसद भवन का विरोध करते हैं। ये गुलामी की प्रतीक जो संसद भवन है उसमें बैठना चाहते हैं। ये जब नया संसद भवन बनता है उस पर विरोध करते हैं। जब पत्रकार इससे सवाल पूछते हैं तो वहाँ वो बैन कर देते हैं।
तो चलिए आप ये देखिए, हर सब चीज़ें बदलती हैं, समय बदलता है। अब वो समय नहीं रहा, हम मानते हैं एक संसद से ये पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने से है ये, तो ये चला आ रहा है। तो अब समय बदल रहा है, जब समय बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो ये एक तरीके से देश आप के विकसित देश स्तर के को कैटेगरी में जा रहे हैं। एक स्तर को बढ़ा ही रहा है ना विश्व स्तरीय तौर पर। तो अगर बढ़ रहा है देश आगे, तो आपको तो इस पर अच्छी बात बोलनी चाहिए। हम मानते हैं आप विपक्षी पार्टी हैं, आपको ये सबसे पहला दायित्व है कि आप जो करंट सरकार है उसके खिलाफ आप बोले, ठीक है बोलिए, लेकिन उनकी नीतियों की तारीफ भी तो कीजिए। उनकी नीतियां अच्छी नीतियां हैं, जिसको विश्व भी मान रहा है, जिसको पूरी दुनिया जिसका डंका मान रही है, तो उन बातों पर बोलने से आप क्यों बचते हैं? ये एक हेल्दी विपक्ष की सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है कि वो सरकार, जो भी सरकार में है, उसके बारे में अच्छी बातें भी पहुंचाए, ना कि सिर्फ अपनी बातों को भुनाने के लिए, या हमारा दायित्व है, हम विपक्ष हैं, हमें गड़ियाना है सामने वाली सरकार को, तो हम गड़ियाएंगे, तो हमें चाहे उसके लिए हम झूठ बोलें, परपंच रचें। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो बातें हैं ना, ये अनपढ़ों की बातें मैं हैं। चलते चलते आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रजत शर्मा, मैं बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ कि रजत शर्मा एक ऐसे पत्रकार हैं जो हर पार्टियों में उनके एक अपना सम्मान है, उनकी अपनी एक इज्जत है। हर पार्टी के नेता उन्हें बहुत सम्मान से देखते हैं। उन्होंने क्या कहा है आप हमारे दर्शकों को बताइए। रजत शर्मा जी पे भी मैं बोलना चाह रही थी। रजत शर्मा जी ने इंडिया वालों को, ये जो INDAIN वालों को करारा जवाब दिया है अपनी बातों से। हाल ही में उन्होंने अपने चैनल पर, अपने बुलेटिन के दौरान इस मुद्दे पर बात की और खुलकर बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मीडिया की स्वतंत्रता पर बैन है, ये सिर्फ इन कुछ एक पत्रकारों पर बैन नहीं, क्योंकि जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है हमारे संविधान का, तो उस स्तंभ को बैन करना इंडिया का ये बहुत ही गलत फैसला है, ये गलत ही निर्णय है, जिसको रजत शर्मा ने खुलकर कहा है। ये संविधान का चौथा स्तंभ इसलिए कह रही हैं क्योंकि संविधान भी कहीं ना कहीं इससे इंक्लाइंड है। लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ है मीडिया, तो लिहाजा संविधान भी जो है वो हमारे लोकतंत्र का ही हिस्सा है। संविधान पे ही लोकतंत्र चलता है, इसलिए उसके चौथे स्तंभ को भी अगर हम कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इंडिया ने, INDIA ने इस बात को कर ये बैन कर पत्रकारों पर, ये कहीं ना कहीं मीडिया को अपमान किया है, मीडिया को अपमानित किया है, मीडिया जगत के बड़े बड़े नामों को अपमानित किया है। हो सकता है भाई आज इन्होंने ये 13 पत्रकारों को बैन किया, 14 पत्रकारों को बैन किया, उसके बाद इनका मन करेगा तो ये 18 को बैन करेंगे, फिर कल को ये 20 को बैन करेंगे, जो भी इनको लगेगा इनके खिलाफ बोल रहा है वो उसको बैन करेंगे। और वहीं इधर आप देखिए कि मोदी सरकार ने आज तक ऐसे किसी भी पत्रकार पर बैन नहीं लगाया है या उनके चैनलों को बंद नहीं या स्व घोषित अपने आप को बैन मानते हैं, घोषित अपने आप को बैन मानते हैं, लेकिन ये बैन नहीं लगाया है कि आप काम नहीं कर सकते। आप कीजिए ना काम, आप निष्पक्ष पत्रकारिता। आप ये देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मोदी ही सरकार है जिसमें आप खुल के प्रधानमंत्री की बुराई करते हैं, मोदी के को लेकर मिमिक्रीज करते हैं, और उसको प्रधानमंत्री हेल्दी रूप में लेते हैं। कहते हैं चलो भाई लोकतंत्र में आप जो है वो किसी की क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए। लेकिन क्या आपको याद है, क्या आप दर्शकों को याद है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या किसी में हिम्मत होती थी कि वो सोनिया गांधी के खिलाफ बोल दे? आप ये देखिए, राहुल गांधी को अगर पप्पू बोला गया तो आप देखिए कितना बवाल होता था, कितना विरोध होता था। आप पुराने जो हमारी क्लिपिंग्स होते हैं जो YouTube पे या कहीं भी आपको मिल जाएंगे, आप वो देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसी की मजाल नहीं थी इस पर बोलने की, लेकिन मोदी को समय समय पर मौके मिलने पर आप देखिए भर भर के वीडियो में मोदी को गड़िया रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, स्पेसिफिकली उनका नाम लेकर उन पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से उन पत्रकारों को ऐसा कोई बैन नहीं लगाया गया, ये ना उस पर किसी तरह कोई कार्रवाई की गई, ना इस तरह कभी बीजेपी ने चिट्ठी रिलीज किया कि आप इन एंकर्स के शो में आप मत जाइए। जब बीजेपी विपक्ष में भी थी, इनसे कमजोर थी बीजेपी, तब भी बीजेपी ने कभी यह लिस्ट जारी नहीं की कि आप फलाने के शो में मत जाइए, हम बैन करते हैं जी। और आप कहते हैं कि हम जो है देश को आगे ले जा रहे हैं, आप देश को ढकेल रहे हैं, आपातकाल की तरफ ले जा रहे हैं, आप देश को इमरजेंसी की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए स्टैट्स हैं, और अगर हो सका तो अगले एक और वीडियो में अगर आप ये वीडियो देखें उसके बाद आपका जो कमेंट्स हैं वो बताइएगा। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो हम मोदी सरकार की नीतियों के स्टैट्स लेकर भी हाजिर होंगे अपने किसी वीडियो में, क्योंकि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, जनता तक सच पहुंचाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ मोदी को फेवर करने की बात नहीं है, ये उस प्रधानमंत्री की नीतियों को बताना है दर्शकों, दोस्तों, दुनिया तक
ताकि सच सामने आ सके और हम और इस इस पे भी किसी और की बात और कर इस तरह सकते और हैं। इस तरह से हम पत्रकारिता पे हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये बिल्कुल इस तरह का हमला पत्रकारों पर, पत्रकारिता पर आपातकाल है। बिल्कुल आपात आज़ाद हिंदुस्तान, मैं बार बार कह रहा हूँ, आज़ाद हिंदुस्तान के स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राष्ट्रीय पार्टियों ने एकजुट होकर, उसकी राष्ट्रीय समिति ने जी पत्रकारों को बैन किया है। ये बहुत एक यह इसका अपमानजनक बात मतलब है है, इसका पत्रकारों के लिए। अपमानजनक बात है। और इसका मतलब यह है कि आप पत्रकारों के सवाल से घबरा गए हैं, तो आप देश के सवालों का जवाब क्या देंगे? इसका मतलब ये है कि आप पत्रकारों को कुछ समझते ही नहीं हैं। आप पत्रकारों को आप नीचे स्तर पर समझ रहे हैं। जो पत्रकार आपकी बात और पार्टी विशेष की बात पहुंचा सकता है पूरी दुनिया तक, आपके पास मुद्दे ही नहीं हैं। अब आपके पास यही मुद्दा रह गया कि अब आप पत्रकारों को भी बैन करें। तो मैं ये कहती हूँ, एज ए पत्रकार ये कहती हूँ, आप और पत्रकारों को बैन कीजिए, आप कीजिए पत्रकारों को बैन। आपकी बात जितना कम जनता तक पहुंचे, आप वही चाहते हैं, तो ये अच्छी बात और है। यकीन मानिए विरोध अगर हेल्दी हो तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर विरोध इस तरह से विरोधाभास हो, विरोध अगर इस तरह से अपमानजनक हो, अगर विरोध इस तरह आपकी अस्मिता पर सवाल उठाता हो, विरोध अगर आपकी स्वतंत्रता पर प्रहार करता है, तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब आप 44 से 4 पे आ जाएंगे। बिल्कुल। और यह भी मुमकिन है कि जिन स्टेट्स में आपका खाता 2019 में नहीं खुला तो 2024 में भी नहीं खुलेगा, ये आप यकीन मानिए। और इसी के साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही कमेंट जरूर कीजिए। हमें आपके कमेंट का बिल्कुल इंतजार करें। और साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। एज ए पत्रकार आपने बताया, एज ए व्यूअर आपने बताया, और एज ए देश की जनता होने के नाते आपने बताया कि इस कठिन दौर में, या कठिन दौर में इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह से पत्रकारिता पे एक कुठाराघात किया गया, जिस तरह से प्रहार किया गया, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।